हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर और हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, यानी जो प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में आपने रेस्पिरेशन को समझा है अच्छी तरीके से, आपने स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन समझे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिनमें हमने 3 स्टेप पढ़े थे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन, और सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। तो इसके बारे में हमने तीनों के बारे में बात की है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इस प्रकार से हमने चीजों को समझा था। अब यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब हम ब्रीथिंग कहते हैं तो ब्रीथिंग में 2 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल का मतलब होता है अंतः श्वसन, एक्सहेल का मतलब होता है कि यहाँ पे बाह्य श्वसन, ठीक है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन 2 पार्ट में यहाँ पे कंप्लीट होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। क्लियर है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा रिविजन चल रहा है तो आपको काफी सारी चीजें पहले से पता होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं चीजों को कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ी हैं, अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। आपने कहा द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स, these are attached to a system of tubes which open on the outside through the nostrils। ठीक है, क्या बोला गया है कि मानव श्वसन तंत्र फेफड़ों की एक जोड़ी से बना है या नलियों की एक प्रणाली से जुड़े होते हैं जो कि नासिका छिद्र के माध्यम से बाहर की ओर खुलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा है फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? सबसे पहला आता है नॉस्ट्रल्स या नासा छिद्र। आपने कहा देयर आर 2 nostrils which converge to form a nasal passage। The inner lining of the nostrils is lined by hair and remains wet due to the mucus secretion। The mucus and the hair help in filtering the dust particles from out inhaled air। Further, air is warmed up when it enters the nasal passage। क्या बोला गया है नासा छिद्र के बारे में कि 2 नासिका छिद्र होते हैं जो मिल करके नासिका मार्ग बनाते हैं। नाक की अंदरूनी परत बालों से ढकी होती है और यहाँ पर म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस होता है। म्यूकस स्राव के कारण जो नाक होती है आपकी वो गीली रहती है। तो जो म्यूकस और जो हेयर होते हैं, चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो आपकी जो नाक है उसमें म्यूकस होता है और जिसकी वजह से जो आपकी नेजल कैविटी है वो वेट रहती है। वहाँ पे फाइन हेयर्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, सांस की हवा से धूल के कणों को फिल्टर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जब हवा नासिका मार्ग में प्रवेश करती है तो वो गर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा हमारे पास आता है फेरिंक्स। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यू आफ्टर द नेजल पैसेज। आपने कहा नेजल पैसेज या फिर आपकी जो नेजल कैविटी, उसके बाद हमारे पास आता है फेरिंक्स, ठीक है। फेरिंक्स हमने कहा था कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? नेजल कैविटी और बकल कैविटी के लिए कॉमन पैसेज। हमने क्या कहा था यहाँ पे? फेरिंक्स पढ़ा था। ये देखिए, ये फेरिंक्स है, यहाँ पर कॉमन पैसेज है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर लैरिंक्स। लैरिंक्स में हमने कहा दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंक्स। ये फेरिंक्स के बाद आएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहलाता है। इसी पे ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस होते हैं, ठीक है। तो हम लैरिंक्स को क्या कहते हैं यहाँ पे? स्वर यंत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आते हैं ट्रैकिया। क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया है तो आपको पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। ट्रैकिया में क्या आपने कहा? दिस इज composed of rings of a cartilage। Cartilaginous rings prevent the collapse of trachea in the absence of air। आपने कहा श्वास नली में उपास्थि के छल्लों से बनी होती है। कार्टिलेज वलय वायु के अनुपस्थिति में श्वास नली को दहने से रोकता है। हमने कहा कि ये कार्टिलेज बने होते हैं इस प्रकार से। ट्रैकिया में इस प्रकार से छल्ले जैसी क्या होते हैं, यहाँ पे संरचनाएं होती हैं। तो ये आपस में कोलैप्स ना करे उसमें कौन मदद करेगा? यहाँ पे जो कार्टिलेज होती हैं वो सहायता करती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्रैकिया के बाद। जो ट्रैकिया जब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो हमने कहा पेयर ऑफ ब्रोंकाई कम्स आउट फ्रॉम अ ट्रैकिया।
with one bronchus going to each lung। हमने क्या बोला है कि जो ब्रोंका या श्वास नली से ब्रोंकाई की एक जोड़ी निकलती है जिसमें से प्रत्येक फेफड़े में एक ब्रोंकस जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकियोल्स। आपने कहा ब्रोंकियस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस इनसाइड द लंग। अब क्या होगा, जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड करेगी अलग अलग ब्रांचेस में। तो हमने कहा एक ब्रोंकस फेफड़े के अंदर शाखाओं और उप शाखाओं में विभाजित होता है। लास्ट में हमारे पास आती है एल्वेलाई, जहां पर हमने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है। तो आपने क्या पढ़ा है, दीज पार्ट आर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल। The alveolus is a composed of a very thin membrane and is the place where blood capillaries open. This is alveolus, where the oxygen mixes with the blood and carbon dioxide exits from the blood. The exchange of gases in alveoli takes place due to the pressure differential. क्या बात की गई है, एल्वुलाई में आपने कहा कि ये ब्रोंकियोल्स के अंत में वायु की थैली होते हैं। एल्वियोलस एक बहुत पतली झिल्ली से बना होता है। जो एल्विलाई है वो बहुत पतली झिल्ली से बना होगा। यह वह स्थान है जहां रक्त कोशिकाएं खुलती हैं। यह एल्वियोलस है जहां ऑक्सीजन रक्त के साथ मिश्रित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाता है। एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान दबाव के अंतर के कारण होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर ग्रेडियंट जब यहाँ पर आता है कि कैसे होता है, किस प्रकार से, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक बार आप लोग हर एक पॉइंट को फिर से पढ़ लो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह आपने बात की है रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। अब हमने कहा कि जो श्वसन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक को हम कहते हैं वायवीय श्वसन और दूसरे को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जिसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आप कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ श्वसन और श्वसन के दो तरीके, जिसमें हमने कहा वायवीय श्वसन और दूसरा हमने कहा अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति। चलिए आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनिवार्यता। ठीक है, अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर अनुपस्थित है या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम मात्रा में है। तो हमने कहा कि ये अवायवीय श्वसन होगा। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अनुपस्थित यहाँ पर होगी। ठीक है, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की अनिवार्यता यहाँ पर होती है। जैसे आप और हम जो श्वसन करते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पर वायवीय श्वसन होता है। अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में हमने कहा अंतर क्या होते हैं, प्रोडक्ट का अंतर यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे कि अवायवीय श्वसन जो पाया जाता है वो हमने कहा ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और वायवीय श्वसन जो पाया जाता है वो पाया जाता है ह्यूमन में, यानी कि मनुष्य में। इसमें अलग अलग हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा अगर वायवीय श्वसन हो रहा है किसमें, मनुष्य में, तो इसमें उत्पाद क्या बनते हैं, आपने कहा एनर्जी है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, H2O है, प्लस यहाँ पर क्या है, CO2 है। ठीक है, अगर हमने कहा अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो किस में है, यहाँ पे ईस्ट में है।
इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, यहाँ पर एनर्जी बनेगी प्लस अल्कोहल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब एनर्जी को आप क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और अल्कोहल को आप अल्कोहल ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। लेकिन हमने कहा एक और प्रकार का श्वसन होता है अवायवीय श्वसन। लेकिन ये होता किसमें है, ये मनुष्य में होता है। अब आप सोचेंगे हमने अभी बात की थी कि मनुष्यों में तो वायवीय श्वसन ही होता है, कैसे अवायवीय श्वसन हो सकता है, उससे पढ़ने से पहले हम देख लेंगे प्रोडक्ट क्या बनते हैं। यहाँ पर हमने कहा एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर आपको एक चार्ट बताया गया है और इस चार्ट में आपको 3 स्थितियां दी गई हैं। यहाँ पर रेस्पिरेशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो ग्लूकोज है वो टूट करके एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या है, गैसेस एक्सचेंज होंगी। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या निकलेगा, प्रोडक्ट में यहाँ पर निकलता है एनर्जी जो होती है, इसके अलावा बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं या बाय प्रोडक्ट भी क्या होंगे यहाँ पे बनते हैं। क्लियर है। ये क्या होगा यहाँ पर, एनर्जी प्लस CO2 होगा। ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, चलिए क्लियर है। यहाँ पे क्या था, CO2 था जिसे यहाँ पर लिख दिया गया है, ये पूरा एसिड था जो एसिड यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अब जो पाइरूवेट है वो क्या होता है, 3 यहाँ पर स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वो कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हमारी बॉडी में सेम यही चीजें होती हैं कि जो पाइरूवेट है वो क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब पाइरूवेट कहाँ से बना है, आपने कहा ग्लूकोज से पाइरूवेट यहाँ पर बनेगा। ये जो प्रोसेस होगी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा है, हमारे क्या होते हैं, सेल आपने पढ़ी है, सेल में क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसमें से एक सेल ऑर्गेनेली है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, एनर्जी मिलती है। मुख्य उत्पाद हमारा क्या है, एनर्जी है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा क्या है, जल यहाँ पर होता है, जो कि अभी तक आप श्वसन की प्रक्रिया पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ब्लड वेसल्स के द्वारा कहाँ होता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा है ईस्ट में, कि जब ईस्ट में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ईस्ट में क्या होगा, यहाँ पे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन है, और ये क्या है, वायवीय श्वसन है। ठीक है, ये भी क्या है, अवायवीय श्वसन है। अब हमने कहा कि अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, या आप कहेंगे कि जो इसमें ग्लूकोज टूटेगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो इसके प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। जैसे ये तो हमने पढ़े हैं, नॉर्मली हम मनुष्य में ये प्रोडक्ट देखते हैं। इसमें देखा गया एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी निकलेगी क्योंकि एनर्जी के लिए ही क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि यदि किसी डो में आप ईस्ट डालते हैं और उसे एक टाइम के बाद देखते हैं, तो आपने देखा कि डो क्या हो जाता है, फूल जाता है। डो क्या हो गया है, फूल जाता है। क्यों फूला है, इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर आपको पोर्स दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पोर्स दिखते हैं। पोर्स में क्या होगा,
आपने कहा यहाँ पर एक तो निकली होगी एनर्जी जिसका यूज यहाँ पे, जिसका जो प्रोडक्शन है वो ईस्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपने कहा कि क्या बना हुआ, अल्कोहल बना हुआ। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी होगी वो इन पोर्स से बाहर निकल जाती है, ठीक है। जब ये इन पोर्स से बाहर निकलती है तो ये क्या करती है, पोर्स से, यानी कि जब देखिए डो है, डो के अंदर ईस्ट है, ईस्ट क्या करेगा, ग्लूकोज को खाएगा, ग्लूकोज को खाएगा तो एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल वहां पे बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। गैस है तो आपने कहा गैस ऐसे ट्रैप नहीं रह सकती है। गैस का जो स्वभाव है वो क्या है, अपने का विसरण का उसमें स्वभाव होता है। गैस ऊपर की ओर उठती चली जाएगी और अलग अलग स्थानों से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसका एविडेंस होता है, वो जो छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं वो उसका एविडेंस होता है। जैसे जैसे गैस बाहर की ओर निकलेगी वैसे वैसे आप देखते हैं कि जो डो है वो पूरा फूल जाता है। तो डो क्यों फूला, क्योंकि आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है, इसीलिए जो डो है वो फूल जाता है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट होते हैं, हमने कहा क्या बेनिफिट हुआ, जब ये डो है वो फूल जाता है, आपने कहा वो सॉफ्ट होगा, क्योंकि अंदर उसकी क्या होगी, आपने कहा कि जगह होगी। जो यहाँ पर डो है उसके जो पार्टिकल है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, तो डो जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो पता चल गए हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने एकदम से एक्सरसाइज शुरू कर दी है और हैवी एक्सरसाइज शुरू कर दी, या तो आपने क्या है, आप वैसे रेस नहीं करते थे, आप वॉक भी नहीं करते थे, लेकिन आपने तुरंत भागना शुरू कर दिया है। या किसी दिन आपने बहुत ज्यादा काम कर दिया है, आपने किसी दिन बहुत सारी पानी की बाल्टियां उठा ली हैं, या फिर आपने कहा किसी दिन आप एक जिम गए और जिम में आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर दी है। इस केस में क्या होता है, आपकी जो सेल्स है वो ज्यादा काम कर रही है तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आप ज्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज्यादा ग्लूकोज टूटेगी, यही तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। आपने कहा जितना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतने ज्यादा ग्लूकोज को तोड़ेगा, जितनी ज्यादा ग्लूकोज टूटेगी उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी तेजी से सांस लेनी होगी, इसीलिए हम हाँफते हैं। किसी कार्य को करते टाइम हम क्या करते हैं, हाँफते हैं। आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, या आप किसी भारी चीज को उठा रहे हैं तो आप हाँफने लगते हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ पे। अब हमने कहा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हैवी एक्सरसाइज हमने कर ली है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और हमें चाहिए ऊर्जा। तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना शुरू कर देगा। तो वहां पर क्या क्या चीजें यहाँ पे निकलती हैं, आपने कहा लैक्टिक एसिड और एनर्जी यहाँ पर बनती है, ठीक है, जो कि आप आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा, एनर्जी और लैक्टिक एसिड यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी ऊर्जा निकली, यहाँ पर भी ऊर्जा निकली, यहाँ पर लैक्टिक एसिड निकला, यहाँ पे H2O एंड CO2 यहाँ पे रिलीज होता है। ये जो लैक्टिक एसिड है ये आपके मसल्स में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसी की वजह से आप देखते हैं कि हैवी एक्सरसाइज करने के बाद कुछ टाइम बाद, या शाम में, या जब आप रात को सोते हैं एक्सरसाइज करने के बाद और सुबह उठते हैं तो आपके मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जम जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे पेन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक तो ये डिफरेंस है प्रोडक्ट का। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो बहुत ज्यादा बनती है और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो लेस होती है, ठीक है, कम बनती है। दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ज्यादा ऊर्जा बनती है, यहाँ पर कम ऊर्जा बनती है। फिर हमने कहा कि ये जो लैक्टिक एसिड है इसका फॉर्मेशन भी होता है जिससे कि हमें क्या होता है, पेन होता है। तो लैक्टिक एसिड ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया, आपने देखा होगा कि 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता है पेन, या फिर आपसे कहा जाता है कि सिकाई कर लीजिए जिससे कि लैक्टिक एसिड वहां से क्या हो जाएगा, आपके मसल से रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास आते हैं रेस्पिरेशन और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक नई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये जो आपने कहा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है और एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा जाता है, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ तक बात कंप्लीट है। अब यहाँ पर लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, आपने इसे नोट भी किया होगा, ठीक है।
कि वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन यहाँ पर क्या होता है, श्वसन के चरण के बारे में आप यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की है यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में एक और हमारे पास टॉपिक रह जाता है। हमने कहा कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर लंग्स के बारे में, ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर रिब केज के बारे में, तो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो होते हैं रिब्स। दूसरी चीज आपको दिखती है यहाँ पे डायफ्राम। ठीक है, तो आपकी दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो रिब्स होती हैं और एक होता है डायफ्राम। रिब्स और डायफ्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रेस्पिरेशन में। तो रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं, यहाँ पर रिब्स के बीच में कुछ मसल्स होती हैं, इन मसल्स को कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। जब आप इनहेल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब आप इनहेल करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो लंग्स हैं वो पूरे भर जाते हैं एयर से। जब लंग्स भर जाएंगे तो लंग्स बाहर की ओर क्या होते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं। जब लंग्स बाहर की ओर मूव करेंगे तो आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएंगे, होंगे स्ट्रेच। ठीक है, फिर आप जब एक्सेल करते हैं तो जो सांस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और आपके फेफड़े फिर सिकुड़ेंगे नहीं, मतलब आपकी एक्चुअल जो पोजीशन है उसमें आ जाते हैं। उससे आपके यहाँ पर जो रिब्स हैं वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो रिब्स यहाँ पर बाहर की ओर आए और रिब्स नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, फिर रिब्स बाहर की ओर आते हैं फिर नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। रिब्स का जो मूवमेंट यहाँ पर होता है वो कैसे होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जो बोन्स होती हैं यहाँ पर वो कैसे होती है, हार्ड एंड टफ होती हैं, हार्ड एंड रिजिड होती हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स नहीं रहती, ये सिंगल यहाँ पे क्या रहती, बोन्स रहती, तो क्या इनमें मूवमेंट पॉसिबल था, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो बीच में रहती हैं। अब ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, रिलैक्स होती हैं, स्ट्रेच होती हैं, रिलैक्स होती हैं। दूसरी चीज जो हमारे पास आता है यहाँ पर वो आता है डायफ्राम, जो कि आप इस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है, डायफ्राम है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो डायफ्राम है, आपके जो अपर एब्डोमेन के साइड में यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है जब आप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि जब आपके फेफड़े यहाँ पे फूल जाते हैं तो इन्हें क्या चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, होगा ऐसा। जब ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए तो क्योंकि इमेज आपके सामने है, आप इमेजिन कीजिए कि ज्यादा सरफेस एरिया होने का मतलब क्या है कि जब फेफड़े फूल जाते हैं तो चारों तरफ से फूलेंगे, यहाँ पर चारों तरफ से फूलेंगे, तो यहाँ से भी फूलेंगे। इस केस में जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर आ जाएगा, ऐसा ही होगा। और जब आप क्या होते हैं, जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, तो लंग्स है वो अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाएंगे, आपका डायफ्राम भी एक्चुअल कंडीशन में आ जाता है। तो बोला जाता है कि रेस्पिरेशन होने के लिए वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, वो दो मसल्स कौन सी होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमने कहा इंटरकॉस्टल मसल्स हो गई है और आपका डायफ्राम है। इनमें मूवमेंट होना जरूरी है, अगर इनमें मूवमेंट नहीं होती है तो आप क्या कर सकते, इनहेल नहीं कर सकते हैं। अब अगर रेस्पिरेशन को आप पढ़ेंगे तो आपने कहा कि इनहेल आप कितनी एयर को इनहेल करते हैं, यानी कि कितनी वायु को आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, कितनी वायु को आप छोड़ते हैं। एक तो है नॉर्मल, नॉर्मल आप क्या कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, आप एक्सहेल कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में कितनी मात्रा में आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और कितनी मात्रा में आप एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास नहीं आएगा, जब आप एग्जाम देंगे तो अभी आपके पास नहीं आएगा, हायर क्लासेस में आपके पास ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा, आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत गहरी सांस ले लीजिए, कहा जाता है आपसे कि आप गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस का मतलब है कि जितनी सांस आप ले रहे हैं नॉर्मली, उससे एक्स्ट्रा सांस आपको लेनी होगी। ठीक है, तो नॉर्मल आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आपसे कहा जाता है जब कि गहरी सांस लीजिए तो आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जब आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ली तो आप एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, उसका वॉल्यूम अब अलग हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है, हमने कहा हमारे लंग्स कभी ऐसे नहीं होते कि उनमें वायु नहीं रहती है या वो वायु रहित रहते हैं। चाहे आपने एक्सेल कर भी लिया है, चाहे आपने बाह्य श्वसन कर भी लिया है, कुछ ना कुछ मात्रा में आपके लंग्स में एयर रहती है, उसका भी कुछ वॉल्यूम होता है। तो आगे जाके जब आप बात करते हैं तब आप अलग अलग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कैपेसिटी के नाम से आप जानते हैं, अलग अलग कैपेसिटी आपके पास यहाँ पर आती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपने रेस्पिरेशन को यहाँ पर क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइव प्रोसेस आएगी उसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आप पढ़ेंगे हार्ट और हार्ट की फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।